हमारे इस नए विस्तृत चर्चा सत्र में यानी इस गहन विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि बैंक जो हैं वो पैसे से पैसा बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि एक ही बाजार में एक जैसी ब्याज दरों और नियमों के साथ काम करते हुए भी कुछ बैंक हजारों करोड़ का मुनाफा कैसे कमा लेते हैं, जबकि दूसरे बैंक लगातार संघर्ष ही करते रह जाते हैं। एग्जैक्टली तो इसका जो रहस्य है ना वो उनके प्रोडक्ट्स में छिपा है। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो रिटेल इंडस्ट्री और खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर शुरू करने वाले किसी भी पेशेवर के लिए ना एक तरह की मास्टर क्लास है। बिल्कुल मास्टर क्लास है, क्योंकि देखिए रिटेल बैंकिंग केवल पैसे जमा करने या निकालने की कोई नीरस व्यवस्था नहीं है। हाँ, वो एक विशाल रिटेल स्टोर की तरह है जहां अलमारियों पर रखा हर बैंक खाता, हर लोन या क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया एक प्रोडक्ट है। राइट। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि बैंक ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और उन्हें कैसे बेचते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और मैं यहाँ कहूँगा कि ये समझना सिर्फ बैंकर्स के लिए ही नहीं, बल्कि रिटेल रणनीति को गहराई से जानने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बैंकिंग में कोई भी प्रोडक्ट महज एक कागजी फॉर्म या कोई खाता संख्या नहीं होता। तो फिर वो क्या होता है? वो ना ग्राहक की किसी न किसी वास्तविक समस्या का सीधा समाधान होता है। जैसे जब कोई कंपनी बाजार में नया स्मार्टफोन या कोई लग्जरी कार उतारती है तो उसके पीछे पूरी एक रणनीति होती है, राइट? उपभोक्ता मनोविज्ञान और लागत वगैरह की। एग्जैक्टली। ठीक वैसे ही एक साधारण से दिखने वाले सेविंग्स अकाउंट या होम लोन के पीछे भी बहुत गहरी रणनीतिक सोच होती है। तो अगर हम मूल बात पर आएं तो आखिर एक प्रोडक्ट की परिभाषा क्या है? मैंने रिसर्च नोट्स में देखा कि मशहूर अर्थशास्त्री थियोडोर लेविट का इस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हाँ, लेविट का सिद्धांत तो बहुत ही क्लासिक है। बिल्कुल। वे कहते हैं कि उत्पाद केवल वो नहीं है जिसे आप छू सकें, हाँ, बल्कि वह मूर्त और अमूर्त चीजों का एक संयोजन है। मूर्त और अमूर्त दोनों। मतलब उसमें जुड़ी हुई भावनाएं, सुरक्षा का एहसास और सुविधाएं भी शामिल हैं। लेविट के अनुसार ग्राहक किसी प्रोडक्ट को उसकी उस क्षमता के आधार पर महत्व देता है जिससे उसकी कोई बड़ी परेशानी हल होती है। और लेविट का ये जो सिद्धांत है ना, वो रिटेल की दुनिया की नींव है। अगर हम इसे बैंकिंग के नजरिए से देखें, हाँ, बैंकिंग में ये कैसे काम करता है? तो किसी भी प्रोडक्ट के दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है कोर प्रोडक्ट और दूसरा है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर और ऑगमेंटेड। हाँ, तो कोर प्रोडक्ट वो बुनियादी जरूरत है जिसके लिए ग्राहक बैंक का दरवाजा खटखटाता है। उदाहरण के लिए अपने गाढ़े पसीने की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए खोला गया एक साधारण बचत खाता। ये उस खाते का कोर या कहले मूल उद्देश्य है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में ना सिर्फ कोर प्रोडक्ट से कोई बिजनेस नहीं टिक सकता। इसलिए बैंक ऑगमेंटेड प्रोडक्ट पेश करते हैं। ऑगमेंटेड, अगर मैं इसे सही से समझ रही हूँ तो क्या इसका मतलब उस मूल उत्पाद के इर्द गिर्द बुनी गई अतिरिक्त सुविधाओं से है? हाँ, बिल्कुल। जैसे गाड़ी खरीदने पर उसके साथ मिलने वाली फ्री सर्विसिंग। आपने बिल्कुल सही तुलना की। बैंकिंग में भी यही होता है। आज से 15 साल पहले सेविंग्स अकाउंट के साथ सिर्फ एक एटीएम कार्ड दे देना ही एक बड़ा ऑगमेंटेड फीचर माना जाता था। अरे हाँ, उस समय तो एटीएम होना ही बड़ी बात होती थी, है ना? लेकिन समय के साथ बाजार की उम्मीदें बदलती हैं। आज इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, खाते के साथ मुफ्त जीवन बीमा या फिर एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस देना, ये सब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया है। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि जो सुविधा आज ऑगमेंटेड है वो कल का कोर प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब आज कोई ये नहीं सोचता कि एटीएम कार्ड कोई विशेष सुविधा है। बिल्कुल नहीं, वो उसे अपना बुनियादी हक मानता है। और यहीं से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी पीएलसी का महत्व शुरू होता है। हाँ, पीएलसी। किसी भी इंसान की तरह हर प्रोडक्ट की एक उम्र होती है। वो पैदा होता है, जवान होता है, परिपक्व होता है और अंत में बूढ़ा होकर खत्म हो जाता है। इसके 4 मुख्य चरण होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। राइट। और इन चारों चरणों में बैंक की रणनीति बिल्कुल अलग होती है ना? बिल्कुल अलग। इंट्रोडक्शन यानी जो शुरुआत का चरण है ना, उसमें बैंक बहुत पैसा खर्च करता है मार्केटिंग में और जागरूकता फैलाने में।
तो इस समय मुनाफा कैसा रहता है? इस समय मुनाफा लगभग 0 होता है। फिर आता है ग्रोथ स्टेज, जहाँ ग्राहक प्रोडक्ट को अपनाने लगते हैं और बिक्री तेजी से बढ़ती है। लेकिन किसी भी रिटेल व्यवसाय का जो सबसे मुख्य लक्ष्य होता है वो है अपने प्रोडक्ट को तीसरे चरण में, यानी मैच्योरिटी स्टेज में। हाँ, मैच्योरिटी स्टेज में लंबे समय तक बनाए रखना। यही वो समय है जब प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मुनाफा देता है। लेकिन अगर बैंक समय रहते उस प्रोडक्ट में नए फीचर्स नहीं जोड़ेगा तो वो डिक्लाइन या पतन की ओर चला जाएगा। बिल्कुल सही। जैसे हमने म्यूजिक इंडस्ट्री में देखा था। जी। पहले कैसेट और रिकॉर्ड प्लेयर का जमाना था, फिर MP3 और DVD आए। हाँ, और अब सब कुछ स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है। एग्जैक्टली जैसे तकनीक बदलने से वो पुराने उपकरण बाजार से गायब हो गए ना, ठीक वैसे ही बैंकिंग में भी उत्पाद पुराने हो जाते हैं। इसे हम प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। अगर कोई बैंक आज भी पासबुक एंट्री कराने के लिए लंबी लाइनों में लगने वाला प्रोडक्ट बेच रहा है ना, तो वो तो बहुत जल्द बाजार से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल, वो बहुत जल्द डिक्लाइन फेज में चला जाएगा। तो अगर कोई प्रोडक्ट मैच्योरिटी में है और बैंक उसे बेचना चाहता है, हाँ, तो उसे ये समझना होगा कि वो बेच किसे रहा है, यानी उसका ग्राहक कौन है। हाँ, आइए इसी बात पर अपने विश्लेषण के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है ग्राहक को समझना और मार्केट सेगमेंटेशन। ये बहुत अहम हिस्सा है। आज के समय में बैंक ग्राहकों को सिर्फ एक भीड़ की तरह नहीं देखते। वे डेटा का इस्तेमाल करके ग्राहकों को उम्र, आय, जेंडर और जीवन शैली के आधार पर अलग-अलग सेगमेंट में बांटते हैं। और आज के रिटेल की सबसे बड़ी ताकत यही डेटा है। देखिए, पहले बैंक सिर्फ इस बात का इंतजार करते थे कि ग्राहक उनके पास आए। हाँ, पहले तो अप्रोच काफी पैसिव होती थी। राइट। लेकिन आज के बैंक विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके ग्राहकों के खर्च करने की आदतों, उनकी फ्रीक्वेंसी और क्षमता का लगातार विश्लेषण करते हैं। जब बैंक को पता चलता है कि किसी विशेष सेगमेंट की क्या जरूरतें हैं, तो वे बिल्कुल सही समय पर एक कस्टमाइज्ड ऑफर देते हैं। इसी बात को गहराई से समझने के लिए ना हमारे रिसर्च में एक बहुत ही शानदार केस स्टडी दी गई है वीजा लोन की सफलता की। ओह हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल, ये दक्षिणी राज्य के एक गांव की कहानी है जहां की अधिकांश आबादी एक अल्पसंख्यक समुदाय से थी। उस समय खाड़ी देशों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे थे। गल्फ कंट्रीज में काफी बूम था उस वक्त। हाँ, और इस गांव से भारी संख्या में अकुशल और अर्धकुशल मजदूर काम करने के लिए वहां जा रहे थे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? क्या? इन मजदूरों के सामने असली समस्या ये नहीं थी कि उन्हें वहां नौकरी मिलेगी या नहीं। तो फिर समस्या क्या थी? उनका सबसे बड़ा दर्द या जो पेन पॉइंट था वो था वीजा बनवाने, मेडिकल टेस्ट कराने और हवाई टिकट का भारी भरकम खर्च उठाना। ओहो, शुरुआती खर्च। एग्जैक्टली। इस शुरुआती खर्च को पूरा करने के लिए वे गांव के साहूकारों से 60 या 70% जैसी भयानक ब्याज दरों पर कर्ज ले रहे थे। 60-70%? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो गांव के कुछ समझदार लोगों ने स्थानीय बैंक मैनेजर को सुझाव दिया कि इन लोगों के लिए कोई योजना बनाई जाए। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुक कर सोच रही हूँ। किसी भी बैंक के नजरिए से ये तो बहुत बड़ा जोखिम है ना? देखिए, शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है। मतलब अकुशल मजदूर हैं जो विदेश जा रहे हैं, जिनकी कोई पक्की गारंटी भी नहीं है। बैंक उन्हें बिना किसी कोलैटरल के लोन कैसे दे सकता है? यही तो इस पूरी रणनीति की खूबसूरती थी। बैंक के उच्च अधिकारियों ने सिर्फ समस्या नहीं देखी, उन्होंने रेवेन्यू का एक पूरा इकोसिस्टम देखा। इकोसिस्टम? वो कैसे? उन्होंने वीजा लोन लॉन्च किया, लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीके से। बैंक ने लोन का पैसा सीधे उन मजदूरों के हाथ में नहीं दिया। अच्छा, तो फिर किसे दिया? उन्होंने वीजा और ट्रैवल एजेंट को सीधा भुगतान किया। अरे वाह, इससे तो फंड के दुरुपयोग का जोखिम भी खत्म हो गया। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, बैंक ने शर्त रखी कि विदेश में मिलने वाली उनकी सैलरी उसी बैंक की शाखा में खोले गए उनके नॉन रेजिडेंट यानी NRI खाते में ही आएगी। क्या बात है! मतलब कि बैंक ने लोन की EMI सीधे उसी खाते से काटने का सिस्टम बना लिया जहां विदेश से पैसा आ रहा था। बिल्कुल। इससे तो डिफॉल्ट का जोखिम लगभग शून्य हो गया। हाँ, और इसके जो नतीजे आए ना वो चमत्कारिक थे। बैंक ने सिर्फ लोन से ब्याज नहीं कमाया। और क्या फायदा हुआ उन्हें? उन मजदूरों ने भारी मात्रा में रेमिटेंस यानी विदेशी मुद्रा वापस अपने गांव भेजी, जिससे बैंक को फॉरेक्स कमीशन मिला। उनके परिवारों ने उसी बैंक में बचत खाते खोले। तो ये केस स्टडी रिटेल इंडस्ट्री में कदम रखने वाले शुरुआती लोगों के लिए वाकई एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल है। बैंक ने सिर्फ लोन नहीं बेचा, उसने एक सपना पूरा करने में मदद की और बदले में
उस पूरे गांव के रूप में वफादार ग्राहकों की एक फौज खड़ी कर ली। ये वाकई ये साबित करता है कि सही जगह पर ग्राहक की अनकही जरूरत को पहचानना ही सफलता है। सही कहा आपने। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ग्राहक को कैसे पहचानना है, तो चलिए बैंक की अलमारियों का एक नजदीकी दौरा करते हैं। आखिर इस दुकान में क्या क्या बिकता है? हाँ, रिटेल शेल्फ की बात करते हैं। एक रिटेल बैंक के उत्पादों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। जमा उत्पाद यानी लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, ऋण उत्पाद यानी एसेट प्रोडक्ट्स और फीस आधारित अन्य सेवाएं। तो चलिए लायबिलिटी प्रोडक्ट्स से शुरू करते हैं। बिल्कुल। इन्हें लायबिलिटी यानी देनदारी इसलिए कहा जाता है कि ये पैसा बैंक का नहीं है, ये ग्राहक का है और बैंक को इसे ब्याज सहित वापस चुकाना होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कासा यानी करंट और सेविंग्स अकाउंट। राइट, एग्जैक्टली। लेकिन कासा के बारे में इतना जोर क्यों दिया जाता है? मैंने देखा है हर बैंक कासा बढ़ाने के पीछे भागता रहता है। क्योंकि यही बैंक के मुनाफे की असली जड़ है। इसे ना कॉस्ट ऑफ फंड्स के नजरिए से समझिए। अच्छा, समझाएं जरा। बैंक ग्राहक को 0% ब्याज देता है, 0 इंटरेस्ट। और सेविंग्स अकाउंट पर मुश्किल से 3 या 4%। यानी बैंक को बाजार से पैसा बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। राइट। अब इसी पैसे को बैंक होम लोन या पर्सनल लोन के रूप में 10 या 12% ब्याज पर दूसरों को उधार देता है। ये जो बीच का अंतर है ना, यही बैंक का शुद्ध मुनाफा है। ओहो, अब समझ में आया। इसलिए जिस बैंक का कासा अनुपात जितना ज्यादा होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही शानदार होगी। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। और इसी लायबिलिटी श्रेणी में ना एक और दिलचस्प प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम BSBDA कहते हैं। हाँ, BSBDA। ये एक तरह का नो फ्रिल्स अकाउंट है। मतलब इसमें किसी भी न्यूनतम बैलेंस को बनाए रखने की कोई शर्त नहीं होती। कोई मिनिमम बैलेंस नहीं। ते क्यों खोलते हैं जहां बैलेंस ही नहीं होता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है। अच्छा, रिजर्व बैंक की पहल। हाँ, रिजर्व बैंक की ये पहल समाज के उस वर्ग के लिए है जो हमेशा से बैंकिंग सिस्टम से बाहर था, और बैंक इसे ना एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखते हैं। मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। आज जिस व्यक्ति का बैलेंस 0 है, कल जब उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो वो उसी बैंक से लोन लेगा या फिर FD कराएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत दूर की सोच है। तो लायबिलिटी के बाद अब बात करते हैं एसेट प्रोडक्ट्स की। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड। ये बैंक के लिए असली एसेट यानी संपत्ति है, क्योंकि ये नियमित रूप से ब्याज के रूप में बैंक के लिए कमाई करते हैं। सही कहा। लेकिन मुझे उस तीसरी श्रेणी के बारे में और जानना है, अन्य सेवाएं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है क्रॉस सेलिंग करना और बिना अपना पैसा लगाए मुनाफा कमाना। बिना अपना पैसा लगाए, वो कैसे? देखिए, बैंक सिर्फ जमा और लोन पर निर्भर नहीं रह सकते। वे इंश्योरेंस कंपनियों की जीवन बीमा पॉलिसियां और म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट भी अपनी शाखाओं से बेचते हैं। अच्छा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे पैरा बैंकिंग या थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बैंक इन उत्पादों में अपना पैसा निवेश नहीं कर रहा है? वो सिर्फ एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, बैंक को अपनी पूंजी नहीं लगानी पड़ती, लेकिन हर पॉलिसी या म्यूचुअल फंड बिकने पर उसे भारी कमीशन मिलता है। वाओ। इसी तरह बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी जैसी नॉन फंड बेस्ड सेवाएं भी देते हैं। इनमें बैंक तुरंत अपना नकद पैसा किसी को नहीं देता, वह सिर्फ एक व्यापारी की ओर से दूसरे व्यापारी को गारंटी देता है। और इस कागजी गारंटी के बदले में बैंक को अच्छी खासी फीस मिल जाती है। बिल्कुल, ये तो कमाल का बिजनेस मॉडल है, कम जोखिम और ज्यादा मुनाफा। लेकिन बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है, तो क्या बैंक रातों रात कोई नया प्रोडक्ट सोचकर अगली सुबह उसे लॉन्च कर देते हैं? अरे नहीं। तो फिर ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है? ये एक बहुत ही सख्त और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। पहला चरण है आइडिया जनरेशन। आइडिया आता कहाँ से है? ये आइडिया कहीं से भी आ सकता है। फ्रंटलाइन कर्मचारियों से जो रोज ग्राहकों से बात करते हैं, या फिर बाजार की किसी नई रिसर्च से। इसके बाद आती है आइडिया स्क्रीनिंग। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आइडिया इसी स्टेज पर आकर दम तोड़ देते होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 90% आइडिया स्क्रीनिंग में ही खारिज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक को ये देखना होता है कि क्या उसका IT इंफ्रास्ट्रक्चर इस नए प्रोडक्ट को सपोर्ट कर पाएगा, क्या ये रिजर्व बैंक के नियमों के दायरे में है। और अगर आइडिया इस छलनी से पास हो जाता है तब तीसरा चरण होता है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। इसमें फोकस ग्रुप्स के बीच जाकर ग्राहकों से पूछा जाता है कि क्या वे ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे। और उसके बाद बिजनेस एनालिसिस होता होगा,
राइट? बिल्कुल। मतलब कि क्या ये प्रोडक्ट बैंक के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा? हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी चेक की जाती है और अंत में होती है टेस्ट मार्केटिंग, जहां इसे पूरे देश में लागू करने से पहले कुछ चुनिंदा शाखाओं में लॉन्च करके देखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे सोर्सेज में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो वर्किंग वुमन वाला उदाहरण। एग्जैक्टली। एक बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक डिपॉजिट कम क्रेडिट लिंक्ड प्रोडक्ट बनाने का आइडिया सोचा। आइडिया ये था कि महिलाएं हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में पैसे जमा करेंगी और 3 महीने तक लगातार पैसे जमा करने के बाद उन्हें उसी आरडी के आधार पर तुरंत एक क्रेडिट लाइन या लोन मिल जाएगा। देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत शानदार लगता है। बिल्कुल शानदार है। कामकाजी महिलाओं को अक्सर अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने इसे टेस्ट किया। हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छा था और इसे टेस्ट मार्केटिंग के लिए मेट्रो शहरों में लॉन्च किया गया। लेकिन ग्राहकों से जो फीडबैक आया ना, उसने बैंक को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। फीडबैक क्या था? महिलाओं का कहना था कि जब उन्हें पैसों की जरूरत है तो वे लोन के लिए 3 महीने का इंतजार क्यों करें। बात तो सही है। ये जो 3 महीने की शर्त थी ना, वो उनके लिए एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट या बाधा थी। तो बैंक ने क्या किया? क्या उन्होंने प्रोडक्ट बंद कर दिया? नहीं, एक चतुर रिटेल बिजनेस की तरह उन्होंने ग्राहकों की आवाज सुनी। उन्होंने पूरी प्रक्रिया में सुधार किया और आरडी खोलने तथा लोन की मंजूरी को एक ही दिन एक साथ कर दिया। वाव। जैसे ही महिला ने आरडी खोली ना, उसकी लोन लिमिट उसी दिन सैंक्शन हो गई। बस इस एक छोटे से बदलाव ने उस प्रोडक्ट को ब्लॉकबस्टर हिट बना दिया। ये उदाहरण वाकई साबित करता है कि आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी बिजनेस एनालिसिस टीम हो, असली फीडबैक तो बाजार ही देता है। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि नया प्रोडक्ट बनाने में बहुत सी बाधाएं भी तो आती हैं। हाँ, जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती है ग्राहकों की विविधता या हेट्रोजेनिटी। भारत जैसे देश में जो प्रोडक्ट मुंबई के कॉर्पोरेट पेशेवर के लिए काम करता है ना, वो शायद बिहार के एक किसान के लिए बिल्कुल बेकार हो। एग्जैक्टली। इसके अलावा तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। और मेरी नज़र में एक और बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती, प्रोडक्ट प्रूनिंग की कमी। हाँ, प्रोडक्ट प्रूनिंग बहुत जरूरी है। बैंक हर साल नए नए सेविंग्स और लोन प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि उनके सिस्टम में 50 अलग अलग तरह के खाते जमा हो जाते हैं। और इससे काफी कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। इससे न केवल ग्राहक कंफ्यूज होते हैं, बल्कि बैंक के कर्मचारियों के लिए भी उन्हें समझना और बेचना असंभव हो जाता है। राइट। ऐसे में नए प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा जरूरी हो जाता है उन पुराने अनुपयोगी प्रोडक्ट्स की छटाई करना, यानी उनकी प्रूनिंग करना। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और इसके साथ ही ना स्टाफ का आंतरिक विरोध भी एक बड़ी समस्या है। स्टाफ का विरोध? वो क्यों? कई बार जब प्रबंधन कोई नया डिजिटल प्रोडक्ट लाता है तो शाखाओं में बैठे कर्मचारियों को लगता है कि इससे उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा या उन्हें नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। हाँ, ये डर तो रहता है। इस मानसिक बाधा को पार करना किसी भी रिटेल रणनीति का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर बैंक इन चुनौतियों को पार कर ले, अगर हर बैंक सिटी बैंक या एचडीएफसी की तरह नए नए फीचर्स देने लगे, तो क्या ये एक अंधी दौड़ नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। जब हर बैंक 8% ब्याज दे रहा है, तो एक बैंक अपनी अलग पहचान कैसे बनाए रखेगा? यहीं पर बात आती है यूएसपी की, यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की। बैंक को अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा देना होता है जो कोई और नहीं दे रहा। जैसे कोई उदाहरण? जैसे किसी प्राइवेट बैंक ने अपने अकाउंट का यूएसपी रखा 0 मिनिमम बैलेंस, या किसी बैंक ने एफडी पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज यानी क्वार्टरली कंपाउंडिंग देना शुरू किया ताकि रिटर्न ज्यादा दिखें। ये यूएसपी ग्राहकों को आकर्षित करने का पहला कदम है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ यूएसपी काफी नहीं है। मशहूर मार्केटिंग गुरु जैक ट्राउट का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है। वे पोजीशनिंग के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि पोजीशनिंग वो नहीं है जो आप उत्पाद के साथ करते हैं, बल्कि वो है जो आप ग्राहक के दिमाग के साथ करते हैं। यानी आप ग्राहक के दिमाग में अपने लिए कौन सी जगह बनाते हैं। ये तो मार्केटिंग का स्वर्ण नियम है और बैंकिंग में पोजीशनिंग का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जो सिटी बैंक ने अपने अनफिक्स्ड डिपॉजिट के साथ किया था। अनफिक्स्ड डिपॉजिट, ये क्या था? देखिए, एक आम ग्राहक की दुविधा क्या होती है? हाँ। फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न तो अच्छा मिलता है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं होती।
अगर बीच में पैसे निकालने पड़े तो पेनल्टी लगती है। हाँ, ये तो है। और सेविंग्स अकाउंट में जब चाहे पैसे निकाल लो, लेकिन ब्याज बहुत कम मिलता है। तो सिटी बैंक ने ग्राहकों के दिमाग में इस खाली स्पेस को पहचाना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा ऊंचा ब्याज था, लेकिन ग्राहक बिना किसी पेनल्टी या भारी कागजी औपचारिकता के अपने पैसे निकाल सकते थे। और उन्होंने इसका नाम अनफिक्स्ड डिपॉजिट रख दिया। एग्जैक्टली। इस तरह उन्होंने ग्राहक के दिमाग में एक नया मानसिक स्थान बना लिया कि ये एफडी है और नहीं भी। ये प्रोडक्ट रातों रात बाजार पर छा गया। नाम से याद आया, पोजीशनिंग के साथ साथ ब्रांडिंग भी बहुत मायने रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ बैंक का लोगो या उसकी टैगलाइन है, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। उत्पादों के नाम भी बहुत सोच समझ कर रखे जाते हैं। जैसे हमारे नोट्स में जिक्र है कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक ने अपने कार लोन का नाम रखा पुष्पक और होम लोन का नाम शुभग्रह है। हाँ, और ऐसे नामों का सीधा मनोवैज्ञानिक असर होता है। जब ग्राहक विज्ञापन देखते ना, तो कार लोन स्कीम ए के मुकाबले पुष्पक नाम उन्हें तुरंत याद रह जाता है। और इसे ही मार्केटिंग की भाषा में प्रोडक्ट रिकॉल कहते हैं, राइट? प्रोडक्ट रिकॉल ये भारी प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में एक कदम आगे रहने का बहुत ही कारगर तरीका है। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने रिटेल बैंकिंग के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया है। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। थियोडोर लेविट के कोर प्रोडक्ट के सिद्धांत से लेकर वीजा लोन के जरिए जोखिम को कम करते हुए रेवेन्यू मॉडल बनाने की रणनीति तक। फिर हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के 5 चरणों को समझा और देखा कि कैसे ग्राहकों के फीडबैक ने कामकाजी महिलाओं के प्रोडक्ट को सफल बनाया। और अंत में जैक ट्राउट की पोजीशनिंग। बिल्कुल। अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार निकालूं ना, तो बात यह है कि सफल रिटेल बैंकिंग सिर्फ कोई सामान या अकाउंट बेचने का काम नहीं है। ये ग्राहक की ज़रूरतों को गहराई से समझना और डेटा का समझदारी से उपयोग करने की कला है। और अगर हम इसे थोड़े बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें, तो जो कोई भी आज रिटेल इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि बाजार पर राज वो नहीं करता जो सबसे ज्यादा ब्याज देता है। तो कौन करता है? बाजार पर राज वो करता है जो अपने ग्राहकों की अनकही जरूरतों को सुनता है। लोग कर्ज मांग रहे थे, लेकिन वीजा लोन के मामले में उनकी असली जरूरत विदेश जाकर बेहतर भविष्य बनाना था। जिस व्यवसाय ने उस मूल जरूरत को पकड़ा और एक सुरक्षित सिस्टम बनाया ना, उसने सिर्फ बिजनेस नहीं किया बल्कि वफादारी जीती। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है।